चलिए, गुड आफ्टरनून everybody. The today's topic is the chapter number 1 of class 11, the portrait of lady. The portrait means क्या? चित्र. जो फ्रेम होता है चित्र, तो बोल सकते हैं लोग चित्र. Not reply me during the class. Okay, mute your mic everybody, because this video should be upload for you the YouTube channel also, na? So don't reply. So what this chapter belongs to our English book. English book का पहला बुक जो है, हम लोगों का 2 बुक चलते हैं, the supplementary and the reader book. The chapter number 1, the portrait of lady खुशवंत सिंह, written by the खुशवंत सिंह. बहुत ही फेमस लेखक हैं, भारत के लेखक हैं. बहुत अच्छी अच्छी कहानियां उन्होंने लिखी हैं. उन अच्छी कहानियों में से एक कहानी लिया गया, हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है, the portrait of lady. The portrait of lady means a lady means, सुनकर लगता है, इस नाम से सुनकर लगता है कि इस कहानी में एक लेडी के बारे में बताया गया है. वो लेडी है कौन, उस कहानी में जब पढ़ने के बाद में पता चलेगा. इतना फिलहाल जान लीजिए कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इट मींस एक चरित्र चित्रण, एक चित्र इसका, एक लेडी का जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोर्ट्रेट, फोटो फ्रेम जैसा. मतलब कि जब किसी व्यक्ति विशेष का जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग उस चीज को समझेंगे. इस चैप्टर में, इस कहानी में फोकस किया गया है एक लेडी के बारे में, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. इसी से रिलेटेड आप लोग कहानी पढ़े होंगे. पोर्ट्रेट मतलब समझ गए आप लोग, चरित्र मतलब कि उस लेडी के बारे में. अब हम लोग आते हैं कैरेक्टर. इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है ग्रैंड मदर. किसकी ग्रैंड मदर? नरेटर की. नरेटर मतलब जो कहानी बोल रहा है, जो कहानी आपको सुना रहा है. सुनाने वाला कौन है? खुशवंत सिंह जो है वो कहानी बता रहे हैं अपनी किसकी? अपने ग्रैंड मदर के बारे में, अपनी दादी माँ के बारे में. तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दादी माँ हो गई, क्योंकि दादी माँ मेन लीड रोल कर रही है इस मूवी में. इस मूवी की मेन हीरोइन मतलब कि एक बोल सकते हैं कि मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं. तो वो है कौन? ये दादी माँ इनकी है, क्योंकि पूरा कहानी जो है इन्हीं की चारों तरफ घूमता है. सेंट्रल कैरेक्टर मतलब इन्हीं के चारों तरफ वो कहानी रन करेगा. और दूसरा जो है नरेटर मतलब जो कहानी लिखने वाले राइटर हिमसेल्फ, जिन्होंने लेखक जिन्होंने खुद से कहानी लिखा है. चलिए, इसमें कुछ मैंने पॉइंट्स बनाया है, 6 पॉइंट्स बनाया है की पॉइंट्स के नाम पर. जैसे कि पहला जो पैराग्राफ है, जब कहानी की शुरुआत होती है तो राइटर बताते हैं कि जैसी सभी की दादी माँ होती है उसी प्रकार मेरी भी दादी माँ है, बूढ़ी है, ओल्ड है, सेम टू सेम है. जैसे सबकी दादी माँ होती है वैसे मेरी दादी माँ भी है. और वो कंपेयर करते हैं. देखिए यहाँ लिखा गया है, कंपेयर कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर. अपने दादा और दादी के कैरेक्टर को आपस में कंपेयर करते हैं और कुछ कंक्लूजन निकालते हैं क्या है. तो बताते हैं कि उनकी जो दादी है, जैसा कि सभी की दादी होती है, रिंकल मींस क्या? क्रिस क्रॉस. देखिए एक वर्ड आया क्रिस क्रॉस, मतलब चेहरों में देखते होंगे आप लोग दादी लोग के, जैसे हाथों में चेहरों में एक इस टाइप का सिकुड़न आ जाता है चमड़ों में, और इस तरह से मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस. वो मतलब कि उनके चेहरों में हर जगह झुर्रियां पड़ गई हैं और क्रिस क्रॉस हो गई हैं, और वो बिल्कुल सुंदर है, प्रीटी है. उनको देखकर लगता है बहुत ही सुंदर है, प्रीटी ग्रैंड मदर मतलब सुंदर है मेरी दादी. अब बोलते हैं थोड़ा नाटी है, थोड़ा मोटी है और थोड़ा छोटी है और झुक के चलती, बैंड होकर, जैसे कि सभी की दादी. जैसे जानते हैं कि एज होने के बाद सभी लोग थोड़ा झुक जाते हैं, तो उनकी दादी माँ भी झुक के चलती है. ये उनका अपनी दादी माँ के बारे में बताते हैं. फिर ये बताते हैं कि उसी ड्राइंग रूम में, वही ड्राइंग रूम मींस हॉल में, उसकी जो है ग्रैंडफादर की फोटो लगी हुई है. इट मींस ये कहानी में बताना चाह रहे हैं कि ग्रैंडफादर अब नहीं रहे, मींस सिर्फ उनके ग्रैंड मदर है. और ग्रैंडफादर की जो फोटो लगी हुई है वो देखकर उनको लगता है कि उसके दादाजी 100 साल के लगभग होंगे फोटो में, और उसमें वो टर्बन पहने हुए हैं, बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, और उनका व्हाइट जो दाढ़ी है उनकी छाती तक आ रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी. और वो देख के सोच के उनको कंपेयर करने में लगता है कि किस प्रकार ये दोनों की शादी हुई होगी, क्योंकि ये इनको यकीन करने में थोड़ा सा इनको टफ लगता है कि कैसे दोनों का कॉपरेशन रहा होगा, कैसे दोनों एक साथ रहे होंगे, क्योंकि दोनों का अपोजिट कैरेक्टर इनको लगता है. देखकर इनको बिल्कुल अजीब लगता है कि दादी किस प्रकार है, दादाजी किस प्रकार के हैं. ये सोचते हैं, डिस्कशन करते हैं, विचार करते हैं पहले पैराग्राफ में. कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है. उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये जब यहाँ तक सब चीज क्लियर होता है, अपनी दादी के बारे में सारी बातें वो बता देते हैं. अब बताने के बाद दादाजी से भी तुलना करते हैं और यकीन करना इनको मुश्किल होता है. बताते हैं कि दादाजी की एज बहुत ज्यादा रही होगी और ये चीज को अब महसूस कर रहे हैं.
अब उसके बाद सेकेंड सीन देखिए, सेकेंड नंबर पॉइंट जो है, अब सेकेंड सीन स्टार्ट होता है, डिस्कशन करते हैं। अब जो है सेकेंड सीन, फिल्म में सेकेंड सीन जो आता है, इनके माता पिता जो कैरेक्टर खुशवंत सिंह के जो माता पिता जी जो हैं वो टाउन चले जाते हैं सेटल होने के लिए, अपने काम से रिलेटेड वहां पर वो चले जाते हैं। अब इस घर में सिर्फ अकेले रह जाते हैं कौन, इनकी दादी और ये राइटर कैरेक्टर मतलब नरेटर सॉरी खुशवंत सिंह। अब बोलते हैं कि दादी हमको दादी मेरे साथ रहती है, तो ये हम लोग का सबसे गोल्डन एज मतलब गोल्डन टाइम था, बहुत ही अच्छा सुनहरा युग था हमारे लिए कि हम लोग दोनों ने अपना समय साथ में बिताया, ये बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा। और उस टाइम का इंसिडेंस की घटना का ये वर्णन करते हैं, किस प्रकार सुबह सुबह इनकी दादी इनको उठाती थी और उठा के इनको तैयार करती थी, इनको ब्रश देती थी, इनका सारा कंप्लीट करवाने के बाद इनको ड्रेस पहना के तैयार करती थी ताकि स्कूल जा सके। इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। अब ब्रेकफास्ट में क्या देती थी, ब्रेकफास्ट में रोटी बड़ा मक्खन देती थी, उसमें लगाकर उसके साथ चीनी भी डाल देती थी और रोल बना के देती थी। और अपने साथ में कुछ बासी रोटी जो कुत्तों को देने के लिए वो रख लेती थी, और वो दोनों साथ में उनको पूरा सारा काम सारा ध्यान अपना दादी उनका रखती थी और उनको कोई चीज का दिक्कत नहीं होने देती थी। और साथ में वो स्कूल को ले जाने के लिए उनका सिलेट, हम लोग जो बोलते थे सिलेट, जो सिलेट पहले चौक से लिखते थे, जो सिलेट होता था गाँव में, बहुत से पहले लकड़ी का सिलेट जो किनारे किनारे लकड़ी का फ्रेम लगा रहता था, बीच में सिलेट रहता था, सिलेट देती थी, रेड पेन देती थी, पेंसिल देती थी, और सारा उसका बंडल बनाकर उसको देती थी ताकि गिरे नहीं, और उसको स्कूल ले जाने के लिए वो देती थी। और इतना करने के बाद वो उसको लेकर उनका सारा तैयारी कर कर उनको स्कूल छोड़ने के लिए भी जाती थी। इतना केयर करती थी उनकी दादी, वो बहुत ही खुश होते थे। और वो जब स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, उनके स्कूल के बगल में ही एक टेम्पल भी होता है, एक मंदिर भी होता है। तो वो जब जाती थी तो उनको स्कूल में छोड़कर वो टेम्पल में जाके बैठ जाती थी और वहां भगवान के किताब पुस्तकों को पढ़ती थी और भगवान में ध्यान लगाती थी। तब तक ये राइटर जो है वहां पर स्कूलों में मंत्र प्रार्थना वगैरह करते रहते थे, और वहां पढ़ाए वहां के जो टीचर्स होते थे प्रार्थना वगैरह भी करवाते थे, बच्चों को सिखाते भी थे, राइटर भी उस चीज को सीखते थे, खुशवंत सिंह भी इस चीज को सीखते थे। लेखक फिर आगे बताते हैं इस प्रकार हम लोग का जीवन जो है कट रहा था, बहुत ही अच्छा और सुनहरा जीवन कट रहा था, बहुत ही अच्छा हम लोग को लग रहा था। अब आगे का घटना क्या होता है कि अब यहाँ टर्निंग पॉइंट जो हमने यहाँ बताया, अब यहाँ इन लोग का लाइफ टर्न होने वाला है, जो इन लोग का जो इंजॉयमेंट था वो बताने वाले हैं। इससे पहले क्या होता है, वो बोलते हैं कि जब हम लोग का क्लास मेरा क्लास खत्म हो जाता था तो दादी माँ हमको स्कूल वहीं पर मंदिर से बाहर निकलकर हम लोग दोनों साथ में घर लौटते थे। जब तक मेरा क्लास चलता था तब तक दादी माँ मंदिर में बैठी रहती थी, और दोनों जब साथ में लौटते थे तो जो बासी रोटी हमारे पास होता था हम लोग आपस में लड़ते थे दोनों कि बासी रोटी कौन कुत्ते को देगा, क्योंकि हम लोग यही लड़ते लड़ते रोटियां देते देते कुत्ते हमारे पीछे पीछे आते आते हम लोग घर पहुंच जाते थे, और घर पहुंचकर फिर आगे का लंच वगैरह हम लोग साथ में ही करते थे। ये इंसिडेंट्स वो बताते हैं, ये घटना इंपॉर्टेंट घटना वो बताते हैं। अब वो बताते हैं कि हमारे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाला था। टर्निंग पॉइंट कैसे आने वाला था, उनके मदर फादर शहर से लौट आते हैं और उनको बुलाया जाता है कि हम लोग यहाँ पर सेटल कर गए हैं, अपना प्रॉपर्टी भी खरीद लिए हैं, अब हम लोग यही टाउन में ही रहेंगे। और वो दोनों नरेटर लेखक और दादी को भी शहर जाना पड़ता है इन लोगों के साथ में, माता पिता के साथ में, और लोग वहां पर सेटल हो जाते हैं शहर में। अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा गया है कि अब वो तो दिन नहीं आने वाला है, क्योंकि राइटर तो एक साथ जरूर सोते थे दादी के साथ, दादी के कमरे में ही सोते थे लेखक, लेकिन अब साथ में स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने लगे थे। उस स्कूल का बस इनको लेने के लिए आता था और छोड़ने के लिए आता था। तो इस प्रकार से अब इन लोगों का जो दोस्ती है टूट चुका था, क्योंकि अब ज्यादा टाइम ये नहीं दे पाते थे। और जब ये स्कूल से लौटते थे तो दादी इनसे पूछती थी कि तुम क्या पढ़े हो, ये बताते थे कि मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ, साइंस पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, वो पढ़ा हूँ। तो इनको बहुत ही उदास हो जाती थी, सैड हो जाती थी दादी कि कैसा स्कूल है, कुछ धार्मिक चीजें नहीं सिखाता है, कुछ अच्छी प्रार्थना नहीं सिखाता है, स्पिरिचुअल थॉट नहीं सिखाता है। ये बोलती है कि तुम और कुछ अच्छी तरह से सीखा करो। इनको लगता है कि मैं तो ये सब चीजों के बारे में जानती नहीं हूँ, साइंस इंग्लिश वगैरह के बारे में। ये सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद कैरेक्टर दूसरा यहाँ पर रोल क्या लेता है कि जब उनसे पूछा जाता है कि तुम क्या सीखे हो, तो बोलते हैं कि आज मैं म्यूजिक सीख के आया हूँ। तो उनको बहुत ही उदास लगती है, बहुत सी टेंशन आ जाती है। बोले कि म्यूजिक भी कुछ सीखने की चीज है क्या। दादी माँ के नजर में वो कहती है कि म्यूजिक जो है छोटे लोगों के लिए है, बेकार लोगों के लिए है, एक जेंटलमैन के लिए म्यूजिक नहीं होता है। ये म्यूजिक डांस ये सारी चीजें बेकार होती हैं। दादी माँ कहती हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, और तुम्हारा स्कूल कैसा है
कि स्पिरिचुअल थॉट नहीं सिखाया जाता है, स्क्रिप्चर्स, उपन्यास वगैरह, धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाता है, क्योंकि वो कॉन्वेंट स्कूल था। और दादी माँ सोचती थी कि गांव के स्कूल के जैसा सब कुछ इसको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, बताया जाए, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हो रहा था, जिस कारण से दादी का मन छोटा हो गया था। अब वो सोचती थी कि ऐसा यदि हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिल पा रहा है। वो उनका थॉट था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि न्यू जनरेशन का जो थॉट होता है उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। ऐसा ही जीवन बीत रहा था। अब दादी माँ का वहां समय कैसे कटता था? तो दादी माँ का समय कटता था, माला जपते रहती थी, रुद्राक्ष के माला पर वो माला जपती थी। अब कौन सा मंत्र पढ़ती थी हम लोग सुन नहीं पाते थे, लेकिन दिन भर वो माला जपते हुए मंत्र पढ़ते रहती थी। और बाकी का समय जो है स्पाइनिंग 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 मतलब समझते हैं ना, स्पाइनिंग, चरखा चरखा चलाकर धागा को वो तैयार करती थी, ज्यादा समय उसमें भी वो देती थी। और उनका और समय जो था स्पैरो, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पैरो, स्पैरो भी यहाँ आए हैं। स्पैरो में चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया। स्पैरो के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो। हाफ एन आवर जो है स्पैरो को ब्रेड के टुकड़े करके, चाहे चावल, कुछ अनाज उनको देती थी। और स्पैरो लोग के साथ जो समय वो बिताती थी उनके लिए गोल्डन टाइम होता था, बहुत ही अच्छा उनको लगता था। सारे स्पैरो उनके माथे पर, कोई पेट पर, कोई माथे पर, कोई कमर में, कोई हाथ में बैठ जाते थे, और उनके साथ मानो कि दोस्ती उनकी हो चुकी हो, और सब मिलकर उस दाना को खाते थे। और दादी को भी बहुत अच्छा लगता था उनको फीड करने में, उनको खिलाने में दाना। बहुत ही अच्छा इस तरह समय गुजरता था। और राइटर फिर स्कूल से जब आते थे, इसी तरह समय बीतते चला गया। अब वो धीरे धीरे बड़े हो गए, अब राइटर का रूम भी अलग हो गया और राइटर अकेले सोने लगे। इस तरह और धीरे धीरे दादी से वो करते चले गए। समय तो बिताते थे लेकिन अब सोते नहीं थे। उनका अलग कमरा हो चुका था, क्योंकि वो सीनियर क्लासेज में जा चुके थे। अब अलग ही सोते थे, अलग पढ़ते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इंसिडेंस क्या हुआ यहाँ पर अब देखेंगे। टर्निंग पॉइंट लेने के बाद वो 5 साल के लिए पता चला कि वो फॉरेन जा रहे हैं फर्दर पढ़ाई के लिए। एब्रॉड, एब्रॉड मतलब कि बाहर, देश से बाहर जाने वाले हैं 5 सालों के लिए। वो सोचते हैं कि दादी बहुत चिंतित करेगी, और ये चिंता वो आ जाते हैं राइटर कि अब हो सकता है कि मैं दादी से अब दोबारा ना मिल पाऊं, कि मेरी दादी बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, हो सकता है जब तक मैं लौटूं तो इनका डेथ हो चुका हो। ये मन में इनके बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, और ये सोचते हैं कि मैं दादी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन ये देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इनकी दादी भी इनको छोड़ने के लिए आती है, और उनका जरा सा भी वो उदास नहीं है, बिल्कुल अपना सिंपल वे जैसा पहले थी उस प्रकार वो मन ही मन अपने माला को जप रही है, और मन ही मन मंत्र भी पढ़ रही है। होठ उनके हिल रहे हैं, और उसके बाद वो मुझे पकड़कर मेरे फोरहेड मींस मेरे सिर पर वो किस करती हैं, मेरे को चुम्मा देती हैं। और मुझे लगता है कि फिजिकल इंटरेक्ट मतलब फिजिकल कांटेक्ट में दादी के साथ ये अंतिम है, कि मुझे नहीं लगता कि ये सोचते हैं कि मैं दोबारा अब मेरे दादी से फिजिकल कांटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ। अब दादी का एज भी हो चुका है, दादी अब जिंदा रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इनके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, और वो दादी से विदा लेके फॉरेन की ओर चले जाते हैं, विदेश में पढ़ाई कंप्लीट करने चले जाते हैं। अब जो दूसरा केस आता है, अब जो आता है देखिए 5th नंबर में, सीन एट होम। अब वो लौट चुके हैं, राइटर जब आते हैं और रेलवे स्टेशन पर अपनी दादी को देखते हैं 5 साल के बाद, तो दादी उनको बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज लगती है जो 5 साल पहले थी, क्योंकि कोई भी बदलाव उनमें नहीं आया था। क्योंकि हुआ क्या, अब वो बोले कि जिस प्रकार से पहले माला जपती थी, जिस प्रकार उनके पहले मुस्कुराहट उनके होठों पर थी, बिल्कुल सब कुछ हूबहू वो ऐसे ही दिखने में लग रही थी। कोई भी प्रॉब्लम इनको नहीं लगा। बोले कि चलो अच्छी बात है, भगवान की दया से मैं अपनी दादी से मिल सका। और वो फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद उनमें सिर्फ एक बदलाव क्या दिखता है उनको अपने दादी माँ में, तो देखते क्या है कि शाम को अपने मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाकर दादी माँ एक ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम, और पूरा ढोलक बजाती है, ड्रम बजाती है, और डांस करती है और गीत गाती है। वो बोलते हैं कि आज तक मैंने दादी माँ को सिर्फ मंत्र पढ़ते हुए और माला जपते हुए देखा था, ये पहली बार ऐसी घटना है कि मैंने दादी माँ को डांस करते हुए और ड्रम बजाते हुए देखा है। जबकि वो इन सब चीजों को बहुत ही नाराज होती थी, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या उनसे बदलाव आया, अचानक ये बदलाव देख के समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये बदलाव कैसे उनके अंदर आया, कि दादी माँ अब जो है उनके अंदर वो ड्रम बजा रही थी, तो घर के लोग जो है उनको मना करते हैं, घर के लोग उनको मना करते हैं कि अब आप बहुत ज्यादा थक गई हैं, अब आराम कीजिए। लेकिन वो किसी किसी का नहीं सुनती हैं, अब वो ड्रम बजाना चालू रखती हैं, डांस करना चालू रखती हैं, और उसके बाद वो रात में खा पी के सो जाती हैं। लेकिन अचानक जब सुबह उठती हैं तो उनका तबीयत खराब रहता है, उनका बुखार रहता है। तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, तो डॉक्टर बोलता है मिल्ड बुखार, मिल्ड फीवर है। मिल्ड फीवर मतलब कि हल्का बुखार उनके शरीर में है, चिंता करने की बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगी, दवा में
दे रहा हूँ। लेकिन दादी माँ बुलाती हैं और बोलती हैं हम लोगों को कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, मैं अब नहीं बचूंगी, मेरा डेथ होने वाला है, मुझे मुझे तुम लोग एक काम करो, मुझे सिर्फ तुम लोग अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात करने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, कृपया करके हमसे बात कीजिए, ऐसा आप मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मतलब राइटर की मदर, राइटर के फादर सब इनको सांत्वना देते हैं, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। और वो माला जपने लगती हैं और मन ही मन वो अपना कुछ भी बोलने लगती हैं। अब बोलते बोलते वो क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। और अचानक जब लोग देखते हैं तो उनका माला नीचे, रुद्राक्ष का माला जो है नीचे गिरा हुआ है और उनके आवाज बंद हो चुकी है, उनका ओठ हिलना बंद हो चुका है। लोग समझ जाते हैं कि इनका डेथ हो चुका है। अब उनकी अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, उनके बॉडी को लाल कपड़ों से लपेटा जाता है और उनको आंगन में बॉडी को लाके रख दिया जाता है। अब यहाँ दो घटनाएं घटती हैं। राइटर देखते हैं उस समय सूरज का डूबने का टाइम था और लालिमा जो है अपने चरम सीमा पे थी और स्कैटरिंग पूरा बिखेर रही थी, इनके बॉडी तक आके पूरे वो जो रोशनी थी उनके बॉडी पे आके गिर रही थी। वो सीन जो था, बहुत ही अद्भुत लग रहा था राइटर को। और दूसरा सीन जो था, हजारों चिड़िया, हजारों स्पैरो चिड़िया जो थी जिनको दादी माँ खिलाती थी, वो सारे इनके बॉडी के आसपास घूमने लगती हैं। ये इनको देखकर अजीब सा लगता है कि बताओ कितना सुंदर सीन है, सुंदर चित्र है। और उसके बाद उनकी दादी, जब उनकी माँ, राइटर की जब माँ देखती है कि स्पैरो चिड़िया पर उनको दया जाती है, अब वो ब्रेड मंगवा के नौकरों से थोड़े टुकड़े करके दाना उनको छींट देती हैं, लेकिन इस एक भी स्पैरो किसी भी दाने को, ब्रेड को छूती तक नहीं है और सारे लोग वहां से फिर उड़ के चली जाती हैं। ये देखकर सबको अजीब लगता है और आखिरकार फिर चींटियां उस ब्रेडों को खाने लगती हैं और फिर उनकी माँ नौकर को बुलाकर, मेड को बुलाकर बोलती है कि झाड़ू मारकर इसको फेंक दो। और वो झाड़ू मारकर ब्रेड को हटाकर फेंक दिया जाता है। ये बिल्कुल ही अद्भुत था कि जो स्पैरो चिड़िया दादी माँ के साथ घुल मिल के हर चीज को खाती थी, आज का दिन है वो स्पैरो चिड़िया दादी माँ के शोक में एक भी ब्रेड के दाने को छू भी नहीं रही थी और यहाँ इवन ऑल खा तक भी नहीं रही थी। उसके बाद वो सारी उड़ के चली जाती हैं राइटर, और उनका अंतिम संस्कार फिर विधि विधान के साथ जो होता है कर दिया जाता है और यहाँ कहानी एंड करती है। और ये बताया जाता है, लेखक ने बहुत ही सुंदर चित्रण अपनी दादी माँ का इस कहानी में किया है। अब आप लोगों को, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर इजिली आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे क्लासेज में हम लोग इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पे भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर। लेकिन सिंपली हम लोग इसको फोकस करेंगे कैरेक्टर्स, हम लोगों को अच्छी तरह से ग्रैंड मदर के बारे में जानना चाहिए और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या उनका फीचर्स था, ये सब जानकारी हमको रखना चाहिए। अब ये कहानी में कोई तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहा होगा। थैंक यू एवरीबॉडी।